हरियाणा के पानीपत जिले के परमहंस कुटिया कॉलोनी के अंदर एक शख्स की हत्या उसी के घर के अंदर हो जाती है। जिस व्यक्ति की हत्या हुई होती है, उसके पड़ोसियों ने हत्यारे को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस वाले को हत्यारा भी मिल गया और उनके पास चश्मदीद गवाह भी थे। इस वजह से पुलिस वालों ने इस केस की कोई खास गहन छानबीन करने की जरूरत नहीं समझी और उस हत्यारे को जेल में बंद कर दिया और चार्जशीट दाखिल करके उसके ऊपर केस चलाया। उन्होंने इस केस की फाइल को भी ओपन एंड शट केस की तर्ज पर जल्दी से जल्दी बंद भी कर दिया। मगर इस वारदात के तकरीबन 2.5 साल बाद पानीपत के एसएसपी के पास एक व्हाट्सएप मैसेज आता है, जो कि एक इंटरनेशनल नंबर से होता है। उस मैसेज को पढ़ने के बाद एसएसपी साहब ने उस मर्डर केस की फाइल को अपने पास मंगाया और उसको पढ़ने के बाद उन्हें उस केस फाइल में ऐसी चीजें नजर आईं जिससे उनका शक बढ़ा और उन्होंने इस केस को दोबारा से ओपन करने के लिए कोर्ट से आदेश मांगा और उन्हें आदेश मिल भी गया। इस केस की दोबारा से छानबीन करने के बाद पुलिस वालों के सामने ऐसे ऐसे तथ्य सामने आए जिससे उनके कान खड़े हो गए और इसके बाद और भी दोषी उनके हत्थे चढ़े और उनके ऊपर केस चलाया गया। इस कहानी को पूरी तरह से जानने के लिए बने रहे हमारे संग इस वीडियो के अंत तक। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष कहानी वाला आप सबका स्वागत करता हूं। मई 2024 में पानीपत के एसएसपी के पास उनके व्हाट्सएप पे एक इंटरनेशनल नंबर से मैसेज आता है। उस मैसेज में लिखा होता है कि विनोद बराड़ा केस की छानबीन अच्छे से नहीं हुई। अगर हुई होती तो और भी आरोपी सामने आए होते जो कि विनोद बराड़ा के घर परिवार से जुड़े हुए हो सकते हैं। ये मैसेज आया था ऑस्ट्रेलिया से। इस मैसेज को पढ़ने के बाद एसएसपी साहब ने तुरंत विनोद बराड़ा मर्डर केस की फाइल को अपने टेबल पे मंगाया और उसको पढ़ा। उस केस फाइल को पढ़ने के बाद एसएसपी साहब को यह पता चला कि विनोद बराड़ा, जो कि हरियाणा के पानीपत में ही एक कंप्यूटर की एकेडमी चलाते हैं, 5 अक्टूबर 2021 की शाम जब वो अपने कॉलोनी परमहंस कुटिया कॉलोनी के गेट पर बैठे हुए थे तो उस वक्त एक पिकअप वाले ने आकर के उनको सीधी टक्कर मार दी थी। जिस टक्कर में उनकी जान तो बच गई थी मगर उनके दोनों पैर टूट गए थे। इसके बाद उस पिकअप वाले को लोगों ने पकड़ करके पुलिस के हवाले कर दिया था। उस शख्स का नाम था देव वर्मा उर्फ दीपक। 3 दिन बाद उस देव वर्मा की बेल हो जाती है और बेल पे छूटने के बाद तकरीबन 15 दिनों बाद वो देव वर्मा विनोद बराड़ा के घर आता है और उनसे सेटलमेंट करने के लिए और अपना केस वापस लेने के लिए मिन्नतें करता है। देव वर्मा की बात को विनोद बराड़ा ने ध्यान नहीं दिया और उसकी बात को टालते रहे और उन्होंने ये तक मना कर दिया कि वो उसके केस को वापस नहीं लेंगे। इसके बाद देव वर्मा वहां से जाते जाते विनोद बराड़ा को धमकी देते हुए गया कि आप हमारा केस वापस नहीं ले रहे हैं, इसका आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसके बाद देव वर्मा विनोद बराड़ा को धमकी देकर के उनके घर से चला जाता है। विनोद बराड़ा भी ऐसे लोगों को जानते हैं, इस वजह से वो उसके बातों पर कोई खास ध्यान नहीं देते हैं। इसके बाद सबका जीवन सामान्य चल रहा होता है मगर 1.25 महीने बाद 15 दिसंबर के दिन ये शख्स देव वर्मा दोबारा से विनोद बराड़ा के घर आता है और जब वो विनोद बराड़ा के घर आता है तो उस वक्त उसकी बीवी यानी कि विनोद बराड़ा की बीवी शोर मचाते हुए अपनी बेटी को लेकर के घर से बाहर निकलती हैं और जा करके विनोद बराड़ा के चाचा जी को, जो कि वहीं पास में रहते हैं, उनको बुलाती है। विनोद बराड़ा के चाचा उनसे पूछते हैं कि क्या बात है, जिस पर विनोद बराड़ा की बीवी निधि ने उनको बताया कि एक शख्स हमारे घर में घुस आया है और वो सीधे विनोद बराड़ा के रूम में चला गया है और ये वही शख्स है जिसने इनको टक्कर मारी थी और धमकी दे करके गया था कि अगर आप मेरा केस वापस नहीं लेंगे तो इसका खामियाजा आपको भुगतना होगा, जो कि अच्छा नहीं होगा। इसके बाद विनोद बराड़ा के चाचा एक पड़ोसी को लेकर के तुरंत घर की तरफ भागते हैं और जब वो घर पर पहुंचते हैं तो उन्होंने देखा कि विनोद का कमरा अंदर से बंद है। खिड़की से झांकने पर उन्होंने देखा
कि वो शख्स यानी कि देव वर्मा विनोद बराड़ा को बेड पर से जमीन पर गिरा दिया था और उसने विनोद बराड़ा को 2 गोलियां उनके सामने मार दी। एक उसने गोली मारी विनोद बराड़ा के कमर में और दूसरी गोली उसने विनोद बराड़ा के सिर में मारी। इस वारदात को अंजाम देने के बाद देव चूंकि वहां से कहीं भाग नहीं सकता था, इसलिए वो पकड़ा गया। पकड़ने के बाद लोगों ने पहले तो देव की खूब पिटाई की और पास के पुलिस थाने में उसको ले जाकर के पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस वालों को यह केस बिल्कुल सिंपल लगा, जिसके वजह से पुलिस वालों ने इसमें कोई खास छानबीन नहीं की। ये केस की फाइल पढ़ने के बाद एसएसपी साहब को एक बात बड़ी अजीब लगी। उन्हें ये बात अजीब लगी कि जब एक शख्स के ऊपर रोड के एक्सीडेंट का केस हो रखा है, जिसमें कोई बहुत ज्यादा खास सजा भी नहीं होती है, तो वो शख्स दोबारा से जाकर के किसी का कत्ल क्यों करेगा, और कत्ल भी इस तरह से करेगा कि वो पकड़ा जाए, जिसमें उसको सजा भी बहुत ज्यादा होगी। एसएसपी साहब को ये बात थोड़ी अटपटी लगी। इसके बाद उन्होंने दोबारा से उस शख्स को मैसेज किया जिसका मैसेज उनके पास आया था, और उन्होंने पूछा कि आप कौन हैं, जिसपे उन्हें यह पता चला कि वो शख्स विनोद बराड़ा का छोटा भाई है, जो कि पिछले 15 सालों से ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है। विनोद बराड़ा के छोटे भाई से जब पुलिस वालों ने पूछा तो उसने कहा कि मुझे शक है कि इस केस में कुछ और लोग भी शामिल हैं जो कि मेरे खुद के घर के हो सकते हैं। इस वजह से मेरी आपसे विनती है कि इस केस का एक बार अच्छे से छानबीन करवाएं। जिसपे एसएसपी साहब मान गए और उन्होंने कोर्ट के अंदर नए सबूतों के रेफरेंस में एक रिक्वेस्ट दाखिल की, जिससे कि उनको ये केस दोबारा से ओपन करके ऑफिशियली जांच करने की अनुमति मिल जाए। कोर्ट ने भी उन्हें अनुमति दे दी। फिर एसएसपी साहब ने कुछ अलग अलग टीमें बनाई पुलिस वालों की। एक टीम को उन्होंने लगाया जो देव वर्मा के मोबाइल के पिछले रिकॉर्ड्स की छानबीन कर सके। दूसरी टीम को एसएसपी साहब ने कोर्ट में इस केस की फाइल में जुड़े हुए सबूतों को इकट्ठा करने के लिए लगाया। साथ में एसएसपी साहब ने विनोद बराड़ा के चाचा वीरेंद्र सिंह को भी पूछताछ के लिए बुलाया, जिससे कि वो इस केस से जुड़ी जानकारी उनसे भी ले सकें। उधर देव वर्मा के कॉल रिकॉर्ड्स में पुलिस वालों को एक शख्स का नंबर ज्यादा मिला, जिससे देव वर्मा विनोद बराड़ा की हत्या से तकरीबन 4 महीना पहले से काफी ज्यादा बातें किया करता था। उस शख्स का नाम था सुमित। अब पुलिस वालों ने जब सुमित के पिछले 3 साल का कॉल रिकॉर्ड चेक किया तो उस कॉल रिकॉर्ड में पुलिस वालों को एक नंबर काफी ज्यादा मिला। वो नंबर था विनोद बराड़ा की बीवी निधि का। पुलिस वालों ने जब विजेंद्र सिंह यानी कि विनोद बराड़ा के चाचा से जानकारियां ली थी, उसी वक्त उन्होंने निधि का भी मोबाइल नंबर ले लिया था। निधि का मोबाइल नंबर ले लेने के बाद पुलिस वालों ने निधि के भी कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए। उस कॉल रिकॉर्ड को चेक करने के बाद काफी ज्यादा चीजें सामने आई। इन कॉल रिकॉर्ड्स को देखने के बाद पुलिस वालों को काफी ज्यादा चीजें करीब करीब समझ में आने लग गई थी, जिसके बाद उन्होंने कोर्ट में जमा विनोद बराड़ा के घर की सीसीटीवी फुटेजेस को भी हासिल किया और उसको दोबारा से देखा। उस सीसीटीवी फुटेज को देखने पर यह पता चला कि देव वर्मा 15 दिसंबर 2021 के दिन जब विनोद बराड़ा के घर के अंदर घुसा था, उस वक्त जब निधि सामने आई, यानी कि विनोद बराड़ा की बीवी निधि जब सामने दिखी, तो देव ने उसको हाथ उठाकर नमस्ते किया था और उसके बाद वो तुरंत विनोद बराड़ा के रूम की तरफ बढ़ गया था और साथ ही निधि अपनी बेटी को लेकर के उस घर से बाहर की तरफ भागी थी और रोते हुए जाकर के चाचा जी को बुलाकर ले आई थी। ये सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद पुलिस वालों ने 3 जून 2024 के दिन देव वर्मा को जेल से अपने पास 5 दिन की रिमांड पर ले लिया और उससे कड़ाई से पूछताछ करना शुरू किया। देव वर्मा से पूछताछ करने के बाद देव वर्मा ने कबूला कि वो सुमित नाम के व्यक्ति को जानता है और उसी के कहने पर उसने विनोद बराड़ा की हत्या की थी। इसके बाद पुलिस वालों ने सुमित को भी 7 दिन की कस्टडी पर 7 जून 2024 को ले लिया और उससे पूछताछ करने लगी। पूछताछ के दरमियान सुमित ने पुलिस वालों को काफी ज्यादा बरगलाने की कोशिश की, मगर जब पुलिस वालों ने
देव वर्मा और निधि के कॉल रिकॉर्ड्स और उसके खुद के यानी कि सुमित के खुद के कॉल रिकॉर्ड जब उसके सामने रखे तो सुमित ने ये सारी बातें कबूल कर ली। इसके बाद पुलिस वालों ने 10 जून को निधि को भी अरेस्ट किया और फिर जब एसएसपी साहब ने इन तीनों को साथ में बैठा करके खुद से पूछताछ करनी शुरू की तो काफी सारी बातें उनके सामने आई और पूरी कहानी अच्छे से साफ साफ दिख गई। इस पूछताछ में सुमित ने बताया कि वो 2021 में पानीपत के एक जिम में आकर के एज अ ट्रेनर काम करना शुरू किया था, जिसके कुछ दिन बाद वहां पर विनोद बराड़ा की बीवी निधि भी अपने फिटनेस ट्रेनिंग के लिए आने लग गई थी। देखते ही देखते इन दोनों के बीच में काफी ज्यादा नजदीकियां बढ़ गई थी। विनोद बराड़ा अपनी बीवी को काफी ज्यादा प्यार करता था और उन दोनों के घर में काफी ज्यादा शांत माहौल रहता था। विनोद बराड़ा अपनी बीवी की हर जरूरतों को पूरा भी करता था, मगर विनोद बराड़ा की बीवी निधि थोड़ी चंचल स्वभाव की थी। इस वजह से विनोद बराड़ा का सीधा साधा स्वभाव उसको भाता तो था, मगर वो पूरी तरह से उससे संतुष्ट नहीं हो पाती थी। और इधर जिम में सुमित का स्वभाव भी उसको अपने जैसा लगा। इस वजह से इन दोनों के बीच में नजदीकियां काफी बढ़ गईं। उसी समय 2021 में जब इन दोनों की नजदीकियां काफी बढ़ी तो निधि का बर्ताव, लाइफस्टाइल काफी ज्यादा धीरे धीरे चेंज होने लगा। वो घर पर भी थोड़ा झूठ बोलना शुरू कर दी। ये सारी बातें विनोद बराड़ा जब ध्यान दे करके देखने लगे तो उन्हें थोड़ा शक हुआ और जब उन्होंने छानबीन की तो उन्हें पता चला कि उनकी बीवी निधि का किसी के साथ अफेयर है और वो खुद निधि का जिम ट्रेनर है। इसके बाद विनोद बराड़ा के घर में उसकी बीवी से आए दिन बहस हुआ करती थी और इस बहस में कभी कभी विनोद बराड़ा अपनी बीवी के ऊपर हाथ भी उठाने लग गया। विनोद बराड़ा की बीवी के दिल में अपने पति विनोद के लिए थोड़ी तो जगह बची हुई थी, लेकिन जिस दिन से विनोद ने निधि के ऊपर हाथ उठाना शुरू कर दिया था उस दिन से निधि के दिल में जो विनोद के लिए थोड़ी बहुत भी जगह बची हुई थी वो भी खत्म हो गई। इसके बाद निधि और जिम ट्रेनर सुमित ने मिल करके विनोद को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। इस केस की पूरी तरह से कर्ता धर्ता विनोद की बीवी निधि ही थी। उसी ने सुमित को उकसाया कि विनोद को हम रास्ते से हटा देते हैं, जिसके बाद हम दोनों अपना जीवन साथ में बिता सकेंगे। जिसके वजह से सुमित ने देव वर्मा को इस प्लान में शामिल किया। देव वर्मा भटिंडा का रहने वाला एक ट्रक ड्राइवर था। देव की शादी हो चुकी थी, उसकी बीवी थे और 2 बच्चे भी थे। देव के पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं था, इसलिए सुमित ने देव को लालच दिया कि वो एक छोटा सा काम कर दे जिसके लिए उसको वो 5 लाख रुपए भी देगा और इस काम को अंजाम देने के लिए वो देव वर्मा को एक ट्रक भी खरीद कर देगा, साथ में वो देव वर्मा की बेल भी करा देगा। इसी प्लान के अंतर्गत देव वर्मा को एक पंजाब के नंबर का गाड़ी खरीद करके सुमित ने दिया और सुमित के ये गाड़ी देने के बाद देव वर्मा विनोद बराड़ा की रेकी करने लगा। कुछ दिन रेकी करने के बाद 5 अक्टूबर 2021 के दिन जब विनोद बराड़ा अपने कॉलोनी के गेट पर बैठा हुआ था, उसी वक्त देव वर्मा आकर के विनोद बराड़ा को एक पिकअप से सीधी टक्कर मार देता है। संयोग अच्छा था, इस वजह से उस वक्त विनोद की जान तो बच गई मगर उसके दोनों पैर टूट गए। इधर जब देव को पुलिस वालों ने पकड़ लिया था, इसके 3 दिन बाद सुमित ने जाकर के उसकी बेल करा दी थी। अब चूंकि विनोद बराड़ा बच गया था और काम पूरा नहीं हो पाया था, इसलिए सुमित और निधि ने मिल करके एक प्लान बी बनाया और उसी प्लान बी के अंतर्गत सुमित ने देव को एक देसी कट्टा खरीद कर दिया और उसी प्लान के अंतर्गत 15 दिन बाद देव को विनोद बराड़ा के घर भेजा गया था, जिसमें देव जाकर के विनोद से माफी मांगे और माफी मांगने के बाद उन्हें पता था कि विनोद बराड़ा अपना केस वापस नहीं लेगा, जिस पर निकलते निकलते देव विनोद को धमकी देकर निकलेगा, जिससे किसी को भी ऐसा शक नहीं होगा कि इस केस में कोई और भी सम्मिलित है। लोगों को सिर्फ खाली यही लगेगा कि इस केस में सिर्फ और सिर्फ खाली देव ही सम्मिलित था। देव के उस घर से धमकी देके निकलने के बाद कुछ दिन बाद देव को वहां पर जाना था और
विनोद बराड़ा को गोली मार देनी थी। सुमित और निधि ने देव वर्मा को दोबारा से 5 लाख रुपए का ऑफर दिया था और साथ में यह भी ऑफर दिया था कि देव के दोनों बच्चों की पढ़ाई लिखाई सुमित और निधि कराएंगे और साथ में जब गवाही की बारी आएगी तो उस वक्त निधि कोर्ट में जाकर के इस बात से मुकर जाएगी कि वो देव को पहचानती भी है। और इसी चीज के अंतर्गत निधि जब मार्च महीने में कोर्ट में पेशी हुई थी उस वक्त जा करके ये मुकर भी गई थी कि वो देव वर्मा को पहचानती है। उसने ये कहा था कोर्ट के अंदर कि उसने कभी देव वर्मा को आज के पहले देखा भी नहीं है। पुलिस वालों को छानबीन में यह भी पता चला कि निधि ने विनोद बराड़ा के 50 लाख रुपए के इंश्योरेंस के पैसों में से पिछले 2.5 साल में तकरीबन 20 लाख रुपए खर्च कर चुकी है। निधि का प्लान यह था कि वो विनोद बराड़ा के इंश्योरेंस के पैसे से और प्रॉपर्टी और दुकान के पैसों से वो देव वर्मा के कॉन्ट्रैक्ट के सारी जरूरतों को पूरा करेगी और उसके बाद वो सुमित के संग अपना जीवन हंसी खुशी बिताने लगेगी। मगर सुमित और निधि के पूरे प्लान के ऊपर एक छोटे से मैसेज ने पानी फेर दिया और देव के साथ साथ सुमित और निधि के खिलाफ भी चार्जशीट दाखिल करके इनके विरुद्ध भी केस चलाना शुरू हो गया। इसी के साथ आज की हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक करें और अपनों के बीच में शेयर जरूर करें। इस वीडियो के माध्यम से हम किसी को भी किसी भी प्रकार का ठेस नहीं पहुंचाना चाहते। इस वीडियो को हम सिर्फ और सिर्फ खाली इस समाज में जागरूकता फैलाने के लिए ही बना रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।